तो यहाँ हम जितनी भी विधानसभा अभी तक हुई हैं उन सब के बारे में एक ओवरऑल डिस्कशन कर लेते हैं। तो यहाँ आपके याद करने की क्षमता को जांचा जाएगा कि कितना आप याद रख सकते हैं, और यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। तो फर्स्ट कॉलम में लिखा हुआ है नंबर ऑफ विधानसभा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 15 तक। उसके बाद कब बनी, कब तक ये विधानसभा रही, उसके बाद टोटल सीट कितनी थी, रूलिंग पार्टी कौन थी, ओपोजिशन पार्टी कौन थी, चीफ मिनिस्टर कौन कौन रहे, लीडर ऑफ ओपोजिशन, सेशन के बारे में, सिटिंग और नंबर ऑफ आवर्स। ये आपको याद रखने की ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं है। तो सबसे पहले फर्स्ट विधानसभा, फर्स्ट राजस्थान स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली 1952 से 1957 तक 160 टोटल सीट थी इस दौरान। रूलिंग पार्टी वॉज कांग्रेस, और जो ओपोजिशन पार्टी थी वो थी राम राज्य पार्टी, आरआरपी। इस दौरान 3 चीफ मिनिस्टर रहे, टीकाराम पालीवाल, जयनारायण व्यास, मोहनलाल सुखाड़िया। और जो पहले विधानसभा के लीडर ऑफ ओपोजिशन थे उनका नाम है, आपको याद रखना है, जसवंत सिंह। सेकेंड विधानसभा 1957 से लेकर 1962, 62 मतलब इंडो चाइना वॉर। इस दौरान डिलिमिटेशन से नंबर ऑफ सीट बढ़ा दी गई, 176 कर दी। रूलिंग पार्टी वॉज कांग्रेस, और जो ओपोजिशन पार्टी थी सेकेंड विधानसभा के अंदर वो थी प्रजा प्रगतिशील दल, चीफ मिनिस्टर मोहनलाल सुखाड़िया। ओपोजिशन लीडर का नाम यहाँ मेंशन नहीं है, ये पूरा डेटा ऑफिशियल है। थर्ड 1962 से लेकर 1967 तक, 67 के अंदर आपको पता है क्या लगा था, फर्स्ट प्रेसिडेंट रूल, वो भी हम देखेंगे अभी। नंबर ऑफ सीट 176 ही है। रूलिंग पार्टी वाज कांग्रेस। इस समय ओपोजिशन पार्टी का नाम क्या है, स्वतंत्र पार्टी, मोहनलाल सुखाड़िया सीएम, लक्ष्मण सिंह वाज द लीडर ऑफ ओपोजिशन। तो लीडर ऑफ ओपोजिशन इंपॉर्टेंट है, यहां से भी नाम ऑप्शन में दिया जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है। फोर्थ विधानसभा 1967 से 1972, इस बीच यहाँ प्रेसिडेंट रूल लगा पहला, वो देखेंगे हम अभी। इस दौरान 184 सीट कर दी गई, इसे भी आप याद रखें। फोर्थ विधानसभा के अंदर डिलिमिटेशन से 184 सीट हो गई थी। रूलिंग पार्टी अभी भी कांग्रेस ही है, और आपको अगर ध्यान हो 67 के बाद आपको पता लगेगा कि रूलिंग पार्टी में कोई और आ गया है। स्वतंत्र पार्टी यहाँ ओपोजिशन में, मोहनलाल सुखाड़िया, बरकतुल्ला खान ये सीएम रहे, और लक्ष्मण सिंह अगेन लीडर ऑफ ओपोजिशन। उसके बाद आगे चलते हैं। 67 में 13/3 से लेकर 26/4 तक फर्स्ट प्रेसिडेंट रूल रहा, P1, ऐसे याद रखें आप। फिफ्थ विधानसभा 72 से लेकर 77 तक, इसी दौरान बीच में क्या लगा, नेशनल इमरजेंसी। कांग्रेस वॉज इन पावर, स्वतंत्र पार्टी ओपोजिशन पार्टी, बरकतुल्ला खान, हरिदेव जोशी वॉज सीएम, लक्ष्मण सिंह अगेन लीडर ऑफ ओपोजिशन। उसके बाद P2, दूसरा प्रेसिडेंट रूल यहाँ पे लगा 77 के अंदर। फिर आते हैं अपन 6th विधानसभा के ऊपर, 77 से लेकर 80 तक। यहाँ रूलिंग पार्टी आपको बदली हुई नजर आएगी, जो कि थी जनता पार्टी, और ओपोजिशन में कौन आ गया, कांग्रेस। भैरव सिंह शेखावत वाज द सीएम, और लीडर ऑफ ओपोजिशन कितने बदले गए, परसाराम मदरेना, राम नारायण चौधरी, लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह पिछले 4 बार से आपको देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद P3 प्रेसिडेंट रूल थर्ड, 6th विधानसभा के बाद 1980 के अंदर 17/2 से 5/6 तक। उसके बाद चलें आगे, 7th विधानसभा 80 से 85, यहां सीटों का नंबर बढ़ा के 200 कर दिया गया। पिछले में कितना था, बताओ कितना था सिक्स्थ में, सिक्स्थ में भी 200 ही था, तो मतलब सिक्स्थ में 200 कर दिया गया, उससे पहले ये 184 था। तो यहाँ 7th में 200। देखो बहुत ध्यान से सुनो, आपको याद रखना पड़ेगा ये डेटा। रूलिंग पार्टी अगेन कांग्रेस, और यहाँ ओपोजिशन में कौन आ गया, बीजेपी एंड अदर्स। चीफ मिनिस्टर जगन्नाथ पहाड़िया साहब, शिवचरण माथुर, हीरालाल देवपुरा, जो कि सबसे कम समय के लिए सीएम रहे। उसके बाद लीडर ऑफ ओपोजिशन या कौन थे, भैरव सिंह शेखावत। ये क्वेश्चन आया हुआ है यार, इसमें कुछ ऑप्शन दे दिए कि इनमें से कौन लीडर ऑफ ओपोजिशन रहे हुए हैं। उसके बाद आते हैं 8th विधानसभा 85 से लेकर 90 तक। अगेन ये आपको आगे तक पूरा 200 ही मिलेगा, क्योंकि ये 1971 की जो सेंसस थी उसके बाद फ्रीज हो गया। कांग्रेस आई, ओपोजिशन में बीजेपी एंड अदर्स। चीफ मिनिस्टर कौन रहे, हरिदेव जोशी, शिवचरण माथुर।
भैरव सिंह शेखावत अगेन लीडर ऑफ अपोजिशन, और प्रोफेसर केदारनाथ शर्मा। 9th विधानसभा 1990 से 1992 तक अगेन 200 सीट आपको देखने को मिल रही है यहाँ पे। और रूलिंग पार्टी बीजेपी, सेकंड नंबर पे किसके पास? जनता दल के पास। कांग्रेस यहाँ क्या थी? ओपोजिशन पार्टी, और सीएम भैरव सिंह शेखावत, और ओपोजिशन में कौन आ गए? हरिदेव जोशी। E4 चौथा प्रेसिडेंट रूल लगा 1992 में, 15/12/1992 से 3/12/1993 तक। अब चलते हैं आगे 10वीं विधानसभा 93 से लेकर 98 तक। ये सीट आपको 200 ही मिलेंगे आगे से पूरा। इसमें 124 सीट बीजेपी के पास आई, और ओपोजिशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस, भैरव सिंह शेखावत अगेन सीएम, तो परशाराम मदरेना वॉज द लीडर ऑफ ओपोजिशन। 11वीं विधानसभा 98 से लेकर 2003 तक 200 सीट। इंडियन नेशनल कांग्रेस, अब आपको ऐसा मिलेगा इंडियन नेशनल कांग्रेस बीजेपी, इंडियन नेशनल कांग्रेस बीजेपी, तो बीजेपी ओपोजिशन में आ गई। अशोक गहलोत यहाँ पहली बार क्या बने? सीएम बने, और ओपोजिशन में भैरव सिंह शेखावत, गुलाब चंद कटारिया। 12वीं विधानसभा 2003 से 8 तक 200 ही सीट है, बीजेपी आ गई, और ओपोजिशन में आईएनसी, श्रीमती वसुंधरा राजे फर्स्ट वुमन सीएम। 12th विधानसभा, और लीडर ऑफ ओपोजिशन डॉक्टर BD कल्ला, राम नारायण चौधरी, हेमाराम चौधरी। उसके बाद आते हैं अपन 13th विधानसभा 2008 से 2013, 200 सीटें हैं, आईएनसी, ओपोजिशन में बीजेपी, अशोक गहलोत वॉज सीएम, श्रीमती वसुंधरा राजे लीडर ऑफ ओपोजिशन। आप ये देखें लीडर ऑफ ओपोजिशन में आपको अशोक गहलोत साहब का नाम नहीं दिखेगा, श्रीमती वसुंधरा राजे, गुलाब चंद कटारिया। 14th विधानसभा 13 से लेकर 18, ये 200 सीट, 163 बीजेपी पावर में, और आईएनसी इसमें ओपोजिशन में। श्रीमती वसुंधरा राजे वॉज द सीएम, रामेश्वर लाल डूडी क्या बने? लीडर ऑफ ओपोजिशन। 15th विधानसभा 2019 से अभी तक चल रही है, अभी इलेक्शन आने वाले हैं, 200 सीट है, 107 सीटें किसके पास हैं? आईएनसी के पास, 93 बीजेपी के पास, सीएम है अशोक गहलोत, और लीडर ऑफ ओपोजिशन गुलाब चंद कटारिया, राजेंद्र राठौर। गुलाब चंद कटारिया साहब को क्या बना दिया गया? अभी असम का गवर्नर बना दिया गया, तो उस वजह से फरवरी से क्या हुआ, ये पद खाली पड़ा हुआ था, और डेप्यूटी लीडर ऑफ ओपोजिशन श्री राजेंद्र राठौर इस पद को संभाल रहे हैं। अब हम देखते हैं कि 15th लोकसभा में किस तरह से सीटें डिवाइड रही। एक सीट वैकेंट है, उदयपुर लेजिस्लेटिव असेंबली, जहां से श्री गुलाब चंद कटारिया साहब थे, उनको वापस वहां असम का गवर्नर बना दिया गया, तो अभी ये वैकेंट है एक। बीजेपी के पास 70 सीटें हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के पास 2, इंडिपेंडेंट 13 है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास 108, राष्ट्रीय लोकदल के पास, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के पास 3, और भारतीय ट्राइबल पार्टी के पास 2। तो इस तरह से यहाँ पे 200 सीटें होती हैं, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, आप देख लें। इसके बाद हम आगे चलते हैं स्पीकर्स ऑफ राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली, RLA। पहले स्पीकर कौन हुए? नरोत्तम लाल जोशी, 1952 से 1957, जो आपने अभी टेन्योर देखा। रामनिवास मिर्धा, अब यहाँ से आप कैसे याद रखेंगे ये सब चीज़ें? आप ऐसे याद रख सकते हैं कि फर्स्ट को बिल्कुल रट लें बिल्कुल कि पहले नंबर पे कौन थे, उसके बाद कोई रिपीट हुआ हो, और एक बार आप नज़र से देख लें तो कुछ ध्यान रह जाए नाम से। रामनिवास मिर्धा सेकंड, निरंजन नाथ आचार्य, राम किशोर व्यास, लक्ष्मण सिंह, गोपाल सिंह, पूनम चंद बिश्नोई, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, हीरालाल देवपुरा, गिरिराज प्रसाद तिवारी, हरिशंकर भाबरा, शांतिलाल चपलोट, समर्थलाल मीणा, परशुराम मदरेना, सुमित्रा सिंह, फर्स्ट वुमन स्पीकर ऑफ राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली, दीपेंद्र सिंह शेखावत, श्री कैलाश चंद्र मेघवाल, और अभी जो है वो है डॉक्टर CP जोशी। तो यहाँ आप देखें रामनिवास मिर्धा साहब ये लगातार 2 बार स्पीकर रहे राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली के, और श्री हरिशंकर भाबरा ये भी 2 बार स्पीकर रहे लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए। तो यहाँ डेट भी लिखी हुई है, ये आपको याद रखने की ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसमें इस टेबल में क्या ध्यान रख सकते हैं? सबसे पहले नरोत्तम लाल जोशी, उसके बाद सुमित्रा सिंह फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली, और अभी कौन है?
डॉक्टर सीपी जोशी, और इनसे पहले कौन थे, श्री कैलाश चंद्र मेघवाल। अब आते हैं डेप्यूटी स्पीकर ऑफ राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली। तो पहले डेप्यूटी स्पीकर कौन थे, श्री लाल सिंह शेखावत। उसके बाद निरंजन नाथ आचार्य, नारायण सिंह मसूदा, पूनम चंद विश्नोई। ये देखो, ये क्वेश्चन इस तरह से आया है कि एक कौन से पर्सन ऐसे हैं जिन्होंने स्पीकर भी थे, डेप्यूटी स्पीकर भी थे, प्रोटेम स्पीकर भी थे। तो ये देखो, यहाँ पे नाम पहले आपने देखा पूनम चंद विश्नोई, यहाँ भी देख रहे हैं आप पूनम चंद विश्नोई। राम नारायण चौधरी, राम सिंह यादव, रामचंद्रा, अहमद बख्शी सिंधी, गिरिराज प्रसाद तिवारी, किशन मोटवानी। कोई भी नाम रिपीट हो तो ध्यान रखें आप। यदुनाथ सिंह, हीरा सिंह चौहान, शांतिलाल चपलोट। तो इसका मतलब ये क्या रहे, डेप्यूटी स्पीकर और स्पीकर दोनों। समर्थलाल मीणा ये भी रहे, तारा भंडारी, देवेंद्र सिंह, राम नारायण बिश्नोई, राम नारायण मीणा और राव राजेंद्र सिंह। अभी डेप्यूटी स्पीकर की पद खाली है, वैकेंट है। इसके बाद आते हैं फॉर्मर सेक्रेटरीज। जो सेक्रेटेरिएट तो होता है ना इसका लेजिस्लेटिव असेंबली का, उसके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वो कौन है। पहले थे मनसा राम पुरोहित, इसमें आप यही नाम मेरा याद रखेंगे, जो सबसे पहले थे मनसा राम पुरोहित, मनसा राम पुरोहित। और उसके बाद अभी का याद रख लें, श्री महावीर प्रसाद शर्मा इज इनकम्बेंट प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली। अगर आपकी और भी श्रद्धा है तो आप इसे पोज करके इन्हें भी याद कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं प्रोटेम स्पीकर्स के ऊपर। प्रोटेम स्पीकर मतलब अभी बताया था आपको, गवर्नर इनको शपथ दिलाएंगे, उनका काम क्या होगा, स्पीकर का इलेक्शन करवाना और बाकी मेंबर्स को शपथ दिलवाना। तो इसमें पहले प्रोटेम स्पीकर हुए महाराव संग्राम सिंह, देन श्री नारायण सिंह मसूदा, नारायण सिंह मसूदा अगेन 2 बार, पूनम चंद विश्नोई, यहां से देखो क्वेश्चन बना था, बताया था अभी, यशवंत सिंह नाहर, मेजर फतेह सिंह, परसाराम मदरेना, लक्ष्मण सिंह जो लीडर ऑफ अपोजिशन, कई बार आपने नाम सुना, पूनम चंद विश्नोई अगेन प्रोटेम स्पीकर बने पूनम चंद विश्नोई। यहाँ तो क्वेश्चन बनना ही था। भैरव सिंह शेखावत साहब प्रोटेम स्पीकर रहे हुए हैं, गंगाराम चौधरी साहब रहे हुए हैं, देवी सिंह भाटी, प्रद्युमन सिंह। और अभी कौन थे, जो जो लेटेस्ट जो विधानसभा है इसमें किन्होंने सभी मेंबर्स को शपथ दिलाई और स्पीकर का इलेक्शन करवाया, गुलाब चंद कटारिया, जो भी क्या है, आसाम के गवर्नर। अब हम चलते हैं आगे, राज्यसभा के मेंबर कौन है अभी 15th विधानसभा के अंदर, मतलब विधानसभा के अंदर नहीं कह सकते, जो हमारा राजस्थान है प्यारा सा, यहां से राज्यसभा के मेंबर कौन कौन है। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा बीजेपी से हैं, मनमोहन सिंह इंडियन नेशनल कांग्रेस से 2024 तक। ये सारा डेटा आपका ऑफिशियल है बिल्कुल। भूपेंद्र यादव बीजेपी से, नीरज डांगी, राजेंद्र गहलोत, केसी वेणुगोपाल, घनश्याम तिवारी, रणदीप सिंह सुरजेवाला, मुकुल बालकृष्णा वासनिक और प्रमोद कुमार इंडियन नेशनल कांग्रेस से। तो ये इनके टाइम है कि कब तक ये राज्यसभा के मेंबर रहेंगे राजस्थान से। तो नाम याद रखें आप, पूछा जा सकता है कि राज्यसभा के मेंबर कौन है राजस्थान से। लोकसभा के मेंबर कौन है राजस्थान से, 25 सीटें यहाँ पे। तो यहाँ पे लोकसभा के मेंबर हैं भागीरथ चौधरी साहब, बालकनाथ, कमलनाथ कटारा, कैलाश चौधरी, रंजीत कोहली, सुभाष चंद्र भारिया, अर्जुन राम मेघवाल, जो अभी क्या बना दिए गए कानून मंत्री, किसको उठा के, रिजू जी को, चंद्र प्रकाश जोशी, राहुल कसवा चूरू से, जसकौर मीणा, निहाल चंद गंगानगर से, रामचंद बोरा साहब जयपुर से, और कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे पहले, ये जयपुर रूरल से, जालोर से देवी जी पटेल, दुष्यंत सिंह, नरेंद्र कुमार, मनोज राजौरिया, श्री ओम बिड़ला जी जो अभी क्या है स्पीकर ऑफ लोकसभा, हनुमान बेनीवाल जो केवल अकेले एक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से यहाँ के लोकसभा मेंबर हैं, पीपी चौधरी, दिया कुमारी, सुमेधनाथ सरस्वती, सुखबीर सिंह जौनपुरिया, अर्जुन लाल मीणा। तो देखो यहाँ पे कांग्रेस की क्या हालत है, ठीक है। अब हम आते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन के बारे में कुछ बात करते हैं। विद द स्ट्रेंथ ऑफ 200 एमएलए द राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली हैज वैकेंट पोस्ट ऑफ डेप्यूटी स्पीकर, अभी देखा आपने नहीं है। लीडर ऑफ अपोजिशन क्यों, क्योंकि जो गुलाब चंद कटारिया साहब थे लीडर ऑफ अपोजिशन, उनको आसाम का गवर्नर बना दिया गया, और चीफ विप भी नहीं है। विप देखो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई मेंशन नहीं है इसका, विप का मतलब होता है मास्टर, जो लीडर होता है।
किसी पार्टी का, हाउस का नहीं, हाउस का लीडर कौन होता है, सीएम, लीडर ऑफ अपोजिशन और लीडर ऑफ हाउस ये अलग बातें हैं। चीफ व्हिप मतलब एक डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए एक पार्टी के अंदर, तो वो भी यहाँ नहीं है, डेप्यूटी चीफ व्हिप है भी। तो लीडर ऑफ अपोजिशन पोस्ट इज लेइंग वैकेंट फ्रॉम फरवरी 16 2023 आफ्टर द रेजिग्नेशन ऑफ सीनियर बीजेपी लीडर गुलाब चंद कटारिया हु वाज अपॉइंटेड एज 31st गवर्नर, याद रखें 31st गवर्नर ऑफ आसाम। राजेंद्र राठौर डेप्यूटी लीडर ऑफ अपोजिशन इज हैंडलिंग द पोस्ट ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन, अभी ये है। अगर आप देखेंगे वेबसाइट को तो वहां लीडर ऑफ अपोजिशन राजेंद्र राठौर को दिखा रखा है। सिमिलरली द पोस्ट ऑफ चीफ व्हिप इज लेइंग वैकेंट आफ्टर द रेजिग्नेशन ऑफ डॉक्टर महेश जोशी। जो चीफ व्हिप थे उन्होंने रिजाइन कर दिया इस पोस्ट से, चीफ व्हिप से, बिकॉज वो मानते थे कि एक आदमी के पास एक ही पोस्ट होनी चाहिए, और वो क्या बन गए, कैबिनेट मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ये संभाल रहे हैं। ये ध्यान रखें, महेंद्र चौधरी साहब इज करंटली द डेप्यूटी चीफ व्हिप ऑफ असेंबली, तो यहां से कुछ डेटा आपके काम का हो सकता है। उसके बाद आए हम कॉन्फिडेंस मोशन। क्या होता है भाई कॉन्फिडेंस मोशन, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो लोकसभा हो चाहे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हो, उसका अगर कॉन्फिडेंस है तो ही वो पोस्ट पे बने रह सकते हैं। कॉन्फिडेंस का मतलब उनकी स्ट्रेंथ 51% +1 प्रेजेंट एंड वोटिंग, ये वर्ड याद रखना, प्रेजेंट एंड वोटिंग, टोटल नंबर नहीं, ठीक है। तो कितनी बार हुआ ऐसा कॉन्फिडेंस मोशन, पहले आया था 9th हाउस के अंदर भैरव सिंह शेखावत साहब के टाइम में। पार्टी मेंबर टोटल बीजेपी, मूवर कौन थे, भैरव सिंह शेखावत साहब, और दूसरी बार ओम प्रकाश गुप्ता। कॉन्फिडेंस मोशन कौन लेके आता है, कॉन्फिडेंस मतलब सरकार लेके आती है कि हमारे पास कॉन्फिडेंस है, ये बताने के लिए ओपोजिशन को। तो ये डेट याद रखने की जरूरत नहीं है, परमिटेड बाय वॉइस वोट, रिजल्ट आया एकदम प्रॉपर, जीत गए भैरव सिंह शेखावत बाद। 10th हाउस बीजेपी, किसने मूव किया, भैरव सिंह शेखावत, और उसके बाद परमिटेड बाय वॉइस वोट, यस किन्होंने बोला, 108 ने, नो एक ने भी नहीं बोला। उसके बाद अशोक गहलोत साहब के टाइम आया परमिटेड, और अभी 15वीं लोकसभा लेटेस्ट ये चल रहा है, क्या है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, अशोक गहलोत साहब 14 अगस्त 2020 को ये कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया और वॉइस वोट से ये जीत गए, और उन्होंने बताया कि मेरे पास नंबर हैं। इस समय बड़ा बवाल मचा था, 2020 की ये बात है, जो टसल चल रहा था श्री सचिन पायलट और अशोक गहलोत साहब के बीच में, उसी वजह से यहाँ पे ये कॉन्फिडेंस मोशन लाने की बात हुई। दूसरी तरफ जो पार्टी थी वसुंधरा राजे साहब, श्रीमती वसुंधरा राजे, वो क्या कह रही थी, नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आएंगे। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन अभी तक कितनी बार आया है, सबसे पहले फर्स्ट हाउस में आ गया टीकाराम पालीवाल साहब के अगेंस्ट, उनकी गवर्नमेंट के अगेंस्ट, कांग्रेस पार्टी, मूवर कौन थे, इंद्रनाथ मोदी, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट है, उनका मोशन क्या परमिट किया जाएगा, नॉट परमिटेड बाय वॉइस वोट। मतलब नॉट परमिटेड मतलब उन्होंने मोशन तो लाए पर वो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास नहीं कर सके। नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होने का मतलब ये गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ेगा, उनके पास स्ट्रेंथ नहीं है। दूसरा नो कॉन्फिडेंस मोशन कब आया, मोहन लाल सुखाड़िया साहब के टाइम, सेकंड हाउस में, नॉट परमिटेड। जब सरकार के पास नंबर होते हैं तो फिर कितना ही मोशन लाते रहो, कोई फायदा नहीं है। मोहन लाल सुखाड़िया थर्ड हाउस में फिर से आया, नो परमिशन टू प्रेजेंट इन द हाउस ड्यू टू रिक्वायर्ड सपोर्ट, नॉट परमिटेड, नॉट परमिटेड, नो परमिशन, नॉट परमिटेड। काफी सारे इस समय लाए गए, 5 बार नो कॉन्फिडेंस मोशन। उसके बाद बरकतुल्ला खान, 4th हाउस, नॉट परमिटेड। हरिदेव जोशी, नो परमिशन, मतलब परमिशन स्पीकर पे डिपेंड करता है कि वो परमिशन दें कि नहीं दें। तो परमिशन नहीं दी तो फिर वोटिंग ही नहीं हुई, और वोटिंग होने के बाद अगर वो पास नहीं हुआ तो नॉट परमिटेड। भैरव सिंह शेखावत साहब 6th हाउस 2 बार आया, नॉट परमिटेड। जगन्नाथ पाड़िया साहब 7th हाउस, नॉट परमिटेड। वॉइस वोट का मतलब होता है केवल हाँ या ना बोल के, हेड काउंट का मतलब गिनते हैं, और एक होता है जिसमें आप मशीन में एंटर करते हो। तो जब ऐसे मतलब हाउस में पूछा गया कि ये मोशन है, क्वेश्चन ये है कि इसे पास किया जाए, जो इसके फेवर में हाँ बोले, नहीं है वो ना बोले, तो अगर जोर से आवाज आती है हाँ तो उसे मान लिया जाता है कि वॉइस वोट। हरिदेव जोशी 8th हाउस में फिर से आया, नॉट परमिटेड। तो आपकी देख सकते हैं कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नंबर ऑफ चीफ मिनिस्टर इतने हैं, ये कितने हुए टोटल आप याद कर लें, 1 2, फिर ये 5 बार 7 8 9 10 11 12 13 बार, ठीक है। अब हम चलते हैं रेजोल्यूशन टू रिमूव द स्पीकर। अभी आपने शुरुआत में पढ़ा
कि 14 डेज के नोटिस पे अगर मेजोरिटी ऑफ हाउस पास कर दे रेजोल्यूशन तो स्पीकर को रिमूव कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले नरोत्तम लाल जोशी जो पहले हाउस के हमारे स्पीकर थे उनके खिलाफ में आया गया। जसवंत सिंह साहब इंडिपेंडेंट, वेदपाल त्यागी कांग्रेस से, इन्होंने 2 बार ये मोशन पास किया। मोशन विड्रॉन बाय द मूवर, मूवर ने खुद ही विड्रॉ कर लिया कि हम अब नहीं चाहते कि इस पे वोटिंग हो। नॉट परमिटेड टू मूव फॉर वांट ऑफ रिक्वायर्ड सपोर्ट, ये परमिट ही नहीं किया गया। निरंजन नाथ आचार्य 4th हाउस में फिर से आया, मोशन विड्रॉन बाय द मूवर। गिरिराज प्रसाद तिवारी 8th हाउस में, मोशन विड्रॉन बाय द मूवर। शांतिलाल चपलोट 10th हाउस में 2 बार मोशन आया। जगदीप धनखड़ साहब इंडियन नेशनल कांग्रेस, लक्ष्मण सिंह रावत इंडियन नेशनल कांग्रेस, माधव सिंह दीवान इंडियन नेशनल कांग्रेस। डिमांड फॉर सस्पेंशन ऑफ रूल 1 इन एडमिशन अंडर रूल 3 नॉट परमिटेड, इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। नॉट मूव ड्यू टू एब्सेंस ऑफ मूवर, मूवर ही गायब थे। प्राइवेट बिल का क्या मतलब होता है? एक होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये पूरी लेजिस्लेटिव असेंबली है, इसके अंदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, इसके अलावा जो भी मेंबर हैं चाहे वो बीजेपी कांग्रेस कहीं के भी हो वो प्राइवेट मेंबर होते हैं। अब प्राइवेट मेंबर अगर बिल लेके आए और वो पास हो जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। तो राजस्थान लीगल प्रैक्टिशनर्स अमेंडमेंट बिल 1952 में ये बिल पास किया गया। राजस्थान प्रिजर्वेशन ऑफ सर्टेन एनिमल अमेंडमेंट बिल 1954 में ये बिल आया, ये पास किया गया। राजस्थान सोशल एजुकेशन बोर्ड बिल 1958 में पास किया गया। राजस्थान एनिमल बर्ड सेक्रीफाइस 1973 में पास किया गया। उसके बाद से कोई प्राइवेट एनिमल बिल पास नहीं हुआ। अब हम बात करते हैं रूल्स ऑफ प्रोसीजर की। हर हाउस का, जैसे कि लोकसभा का है, लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, तो वो अपने लिए रूल्स ऑफ प्रोसीजर बना सकती हैं। रूल्स ऑफ प्रोसीजर मतलब कि हाउस का बिजनेस किस तरह से चलेगा। तो रूल्स ऑफ प्रोसीजर में सब चीज़ें डिटेल में मेंशन होती हैं कि कौन सी कमेटी होगी, वो कैसे काम करेंगे, नो कॉन्फिडेंस मोशन कब होगा, 0 आवर का होता है, कॉन्फिडेंस मोशन क्या होगा, एडजॉर्नमेंट मोशन कैसे लाया जाएगा, क्वेश्चन आवर कब होगा, किस तरह से सीटिंग होगी, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक सीटिंग में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं। तो ये पूरी डिटेल, पूरी किताब होती है। तो ये सबसे पहली बात तो आप ये ध्यान रखें, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर किसी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का रूल्स ऑफ प्रोसीजर नहीं है तो वो किस तरह से काम कर सकते हैं। अगर वो बना नहीं है अभी तक तो वो लोकसभा के रूल्स ऑफ प्रोसीजर के अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। तो ये अगर ऑप्शन आ जाए तो आप यहाँ से टिक कर देना। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट बातें देख लेते हैं रूल्स ऑफ प्रोसीजर में। बहुत सारे तो हम देख नहीं पाएंगे, बहुत सारे हैं। तो इंपॉर्टेंट पहली बात तो ये कि 132 मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इसके कुछ कंडीशंस हैं कैसे मूव। लीव ऑफ टू मूव द मोशन, मैंने बताया स्पीकर की डिस्क्रिप्शन होती है कि वो एक्सेप्ट करे ना करे। तो सबसे पहले लीव ऑफ द मोशन ऑफ द हाउस लेनी पड़ेगी। उसके बाद अगर लीव एक्सेप्ट हो गई, गिव द सेक्रेटरी टू रिटन नोटिस ऑफ मोशन विच ही प्रोसेस टू मूव। जो सेक्रेटरी हैं जिनके बारे में हमने देखा था अभी, महेंद्र पाल सिंह शर्मा क्या नाम से थे वो, अभी जो इनकम्बेंट प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ सेक्रेटेरिएट ऑफ राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली, तो उनको ये कॉपी देनी पड़ेगी। इफ द स्पीकर इज द ओपिनियन दैट मोशन इज इन ऑर्डर, अगर स्पीकर को लगता है कि तरीके से ये पेश किया गया है तो वो एक्सेप्ट कर सकते हैं। कब? इफ नॉट लेस देन 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द मेंबर राइज अकॉर्डिंगली, इसके सपोर्ट में इतने मेंबर होने चाहिए तभी ये नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा सकता है। द स्पीकर शैल डिक्लेयर दैट लीव इज ग्रांटेड दैट द मोशन विल बी टेकन ऑन सच डे, वो बता देंगे किस दिन ये मोशन लाया जाएगा। नॉट बीइंग मोर देन 10 क्लियर डेज फ्रॉम द डेट ऑन विच लीव इज आस्क्ड, मतलब 10 दिन के बाद ये 10 दिन के अंदर ये मोशन लाया जा सकता है। इफ लेस देन 1/5, अगर ऐसा है कि इससे कम मेंबर उसके सपोर्ट में, तो वो वही बात खत्म हो जाएगी। इफ लीव इज ग्रांटेड अंडर सब रूल 2, अगर इस रूल में लीव ग्रांट कर दी गई, आफ्टर कंसिडरिंग द स्टेट ऑफ बिजनेस इन द हाउस अलॉट ए डे और डे पार्ट ऑफ डे फॉर द डिस्कशन ऑफ द मोशन, तो फिर वो लिस्ट में लिख दिया जाएगा कि किस दिन किस समय ये मोशन के ऊपर डिस्कशन होगा। द स्पीकर शैल एट द अपॉइंटमेंट ऑफ आर on the allotment day or the last day of allotted day as the case may be withdraw forthwith put every question necessary, जो भी क्वेश्चन है वो सामने रखेंगे। नो कॉन्फिडेंस मोशन जब अगर मान लो वोटिंग हो गई तो उसमें क्या होता है, सीएम रहते हैं जो लीडर ऑफ हाउस है, वो काफी 1-2 घंटे के अपना पूरा भाषण देते हैं और ये एक मतलब न्यूज का विषय बन जाता है कि असेंबली के अंदर नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आ रहा है अपोजिशन। अभी आपने देख लिया कि राजस्थान में कितनी बार आया हुआ है, क्या हुआ है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट बात है वो है 132A में, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, देयर में बी मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस फॉर एक्सप्रेसिंग द कॉन्फिडेंस इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर।
provided that if there is a notice of a motion expressing no confidence in the council of ministers, then the motion received expressing confidence in the council of ministers shall get precedence over the motion of no confidence। इसका मतलब ये है, जैसे मान लो श्रीमती वसुंधरा राजे ने कहा कि हम नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आएंगे 14 अगस्त 2020 को, तो अशोक गहलोत पहले क्या करेंगे, कॉन्फिडेंस मोशन की अपील लगा देंगे वहां पे कि हमारा बिजनेस में पहले लिस्ट में नाम आना चाहिए। तो यहाँ लिखा हुआ है 132A में कि कॉन्फिडेंस मोशन को प्रायोरिटी दी जाएगी। सरकार अगर पहले ही प्रूव कर देगी हमारे पास स्ट्रेंथ है तो दिक्कत ही क्या फिर। 50 में क्या दिया हुआ है, स्पीकर कंसेंट नेसेसरी टू मेक मोशन। किसी भी मोशन को डालने के लिए स्पीकर की कंसेंट बहुत ही जरूरी है। और इसी में दे रखा है 50 के अंदर एडजोर्नमेंट मोशन के लिए। एडजोर्नमेंट का मतलब ये होता है कि हाउस का बिजनेस चल रहा है, उसमें कोई अर्जेंट बात करनी है बीच में, तो एडजोर्न का मतलब होता है जो रेगुलर बिजनेस है उसको बंद कर दो। अर्जेंट का मतलब कोई इमरजेंसी बात आ गई है, बाढ़ आ गई, कुछ हो गया, सरकार ने क्या किया उसके लिए, तो वो अगर बात करनी है तो अर्जेंट मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस मे बी मेड विद द कंसेंट ऑफ द स्पीकर। तो स्पीकर की कंसेंट के बाद ये होगा। 127 में दिया नोटिस फॉर रेजिंग डिस्कशन, एनी मेंबर डिजायरस ऑफ रेजिंग डिस्कशन ऑन ए मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस मे गिव नोटिस इन राइटिंग टू द सेक्रेटरी स्पेसिफाइंग क्लियरली प्रिसाइजली मैटर टू बी रेज्ड। ठीक है, ये सेक्रेटरी को नोटिस देके कुछ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस का जो कोई मुद्दा है उस पर बात करने के लिए लीव ऑफ द हाउस मांग सकते हैं। 178 में गवर्नर और हाउस के बीच में क्या कम्युनिकेशन किस तरह से होगा। 179 में हाउस और गवर्नर के बीच में कम्युनिकेशन किस तरह से होगा। उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है 180 से लेकर 253 आई तक, जो कमिटीज के बारे में बात करता है। देखो पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ये इसके मेंबर्स होते हैं, इनका काम क्या होता है, गवर्नमेंट को कंट्रोल करना, टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट। पर इनके पास ना तो इतनी एक्सपर्टीज होती है ना इतना टाइम होता है, तो ये काम कौन करता है, मेनली कमिटीज करती हैं। इसी हाउस में से कुछ कमिटीज बना देगी, इनका काम ये है, इनका काम ये है, अलग अलग कमिटीज हैं। तो ये कमेटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि यहाँ कमिटीज़ के बारे में क्या है, कितनी कमिटीज़ राजस्थान के अंदर है। तो ये कमिटीज़ हैं राजस्थान के अंदर। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, इसके जो चेयरपर्सन है वो डॉक्टर सीपी जोशी, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, स्पीकर भी हैं और एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी हैं। 25 टोटल कमेटी यहाँ पे। कमेटी दो तरह की होती हैं, एक स्टैंडिंग होती है, एक सेलेक्ट कमेटी होती है। स्टैंडिंग मतलब जो परमानेंट रहती है, 1 साल का इनका जो टाइम होता है टेन्योर। और सेलेक्ट कमेटी मतलब किसी एक पर्पस के लिए बना दी गई हो, पर्पस खत्म तो कमेटी खत्म। कमेटी फॉर्म्ड इन रिलेशन टू चेंज इन पॉलिसी डिटर्मिनेशन रिलेटेड टू चेंज एडिशन। एडिशन के बाद में क्या है, इन गवर्नमेंट क्वार्टर्स और ऑनरेबल मेंबर्स। गोपाल लाल मीना इनके अध्यक्ष हैं। कमेटी ऑन एनवायरनमेंट मंजू देवी। एस्टिमेट कमेटी यहाँ 2 हैं। मतलब आप इन्हें कह सकते हैं कि जो ये स्टैंडिंग कमिटीज़ हैं इनके अंदर 3 कमिटीज़ कौन होती हैं, फाइनेंशियल कमेटी। पहली होती है पब्लिक अकाउंट कमेटी, दूसरी होती है एस्टिमेट कमेटी और तीसरी होती है पब्लिक कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। पब्लिक अंडरटेकिंग कौन सी है, गंगानगर शुगर मिल हुई, जो आपके स्टेट विद्युत वितरण निगम लिमिटेड हैं, जितनी भी लिमिटेड जहाँ लगा है, स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन लिमिटेड, तो इन सब की जांच करने के लिए ये पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी होती है। तो एस्टिमेट कमेटी 2 में बांटी हुई है, ए और बी। ए के चेयरमैन है राजेंद्र पारिक और बी के मेंबर हैं श्री दयाराम परमार। उसके बाद है कमिटी ऑन एथिक्स, एथिक्स कमेटी 1992-93 के बाद ये लोकसभा और बाकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में बनाई गई। दीपेंद्र सिंह इसके अध्यक्ष हैं। कमेटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंस। गवर्नमेंट एश्योरेंस क्या होता है कि गवर्नमेंट ने कुछ बोल दिया कि हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, उसके बाद वो कर रही है कि नहीं कर रही, इस पे ध्यान देने के लिए कमेटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंस बनाई जाती है। गुरमीत सिंह कुनार इसके अध्यक्ष हैं। लोकल बॉडीज पंचायती राज इंस्टीट्यूशन राजकुमार शर्मा। कमेटी ऑन पटिशन अर्जुन लाल जिंगर। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पटिशन मतलब जो लोग जो लिख के भेजते हैं मंत्री को, सरकार को, लेजिस्लेटिव हाउस को कि ये होना चाहिए, अपने कुछ राय देते हैं, तो उस बारे में जो कमेटी है वो कमेटी ऑन प्रिविलेजेस आर्टिकल 191 जेपी चंदेलिया इसके अध्यक्ष हैं। पब्लिक अकाउंट्स जो मैंने बताया आपको, ये पब्लिक पीएसी इसके अध्यक्ष हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, श्री राजेंद्र राठौर। पब्लिक अंडरटेकिंग गोविंद सिंह डोटासरा। तो इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी हैं, 3 तो है ही इंपॉर्टेंट। एस्टिमेट कमेटी जिसके अंदर 2 पार्ट हैं, ए और बी, और उसके बाद पब्लिक अकाउंट और अंडरटेकिंग। ए बी के कौन है, राजेंद्र पारिक, दयाराम परमार। पब्लिक अकाउंट के कौन है, श्री राजेंद्र राठौर। और पब्लिक अंडरटेकिंग के श्री गोविंद सिंह डोटासरा। इसके बाद बाकी सारी सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली ने कोई
एक्ट बनाया, तो एक्ट में थोड़ा वोटा लिख दिया, उसके बाद बता दिया कि गवर्नमेंट अपने हिसाब से इसके अंदर लॉज बना ले। तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग ही वो रूल्स बने कि नहीं बने, इसको देखने के लिए सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है, वेलफेयर ऑफ बैकवर्ड क्लास, माइनॉरिटी, शेड्यूल कास्ट, ट्राइब्स, वुमेन, चिल्ड्रन, जनरल पर्पस कमेटी, हाउस कमेटी, लाइब्रेरी, क्वेश्चन रेफरेंस कमेटी, रूल्स कमेटी, सब कमेटी, सेलेक्ट कमेटी। तो इस तरह से 25 कमेटी हैं। आप बिल्कुल इनके चेयरमैन का नाम ध्यान रखें जो मैंने लिखे हैं यहाँ पे, और कमिटीज़ का नाम भी ध्यान रखें। इसके बाद जो ये कमेटी ए और बी है, एस्टिमेट का क्या मतलब होता है, जब बजट लाया जाता है तो उससे में एस्टिमेट दिए जाते हैं कि हमको इतना पैसा चाहिए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से। तो उस एस्टिमेट्स को जांचने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए डिमांड फॉर ग्रांट होती है ना, विद द अप्रूवल ऑफ द गवर्नर, डिमांड फॉर ग्रांट। तो उस डिमांड ऑफ ग्रांट में कितना एस्टिमेट बताया कि हमको इतना खर्चा करने वाले हैं, हमें इतनी रिक्वायरमेंट है पैसे की, तो उनको जांच करने के लिए ये एस्टिमेट कमेटी ए और बी यहाँ बनाएगी। लोकसभा में केवल एक ही है एस्टिमेट कमेटी। तो ए के अंदर कुछ डिपार्टमेंट है, बी के अंदर कुछ डिपार्टमेंट है। तो ए की बात करें तो ये सारे डिपार्टमेंट ए के पास हैं, और बी की बात करें तो ये सारे डिपार्टमेंट बी के पास हैं। अब कितना याद रखोगे यहाँ से आप, ये आपकी क्षमता पे डिपेंड रखता है। यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है। इसके बाद हम करते हैं कुछ करंट अफेयर्स की बात। करंट अफेयर क्या, ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस, 83rd All India Presiding Officers Conference and 59th Conference on Secretaries of Legislative Bodies in India at Jaipur in Rajasthan from 10th to 13 January 2023। ये लेजिस्लेटिव असेंबली से रिलेटेड है तो इसे मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर लिया। 83rd प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होते हैं, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, और 59th सेक्रेटरीज जो कि लोकसभा सेक्रेटरी, राज्यसभा सेक्रेटरी और जितनी भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली उनके सेक्रेटरीज। तो इनकी कॉन्फ्रेंस जयपुर में हुई 10 से 13 जनवरी के बीच में। ध्यान रखें आप, 83rd, 59th, 11 से 12 जनवरी तो क्या हुआ, राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली जयपुर के अंदर डिस्कशन हुआ, और टोटल घुमाई फिराई सब मिला के 10 से 13 जनवरी। इसमें 21 स्पीकर आए, 11 डेप्यूटी स्पीकर आए, 6 चेयरमैन आए, 4 डेप्यूटी चेयरमैन आए ऑल इंडिया से, और सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी जनरल 27 आए, और ऑफिसर, अदर ऑफिसर, रिलेटिव 179। इसमें और क्या काम की बात है देखो, आपको ध्यान रखने की, इसके शेड्यूल वेबसाइट पे लिखा हुआ था, पर यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात है रिवाइज भी हो जाएगा आपके लिए। श्री महावीर प्रसाद शर्मा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली, ये नाम आप याद रखो। श्री महावीर प्रसाद शर्मा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी अगेन। श्री प्रमोद चंद्र मोदी, सेक्रेटरी जनरल राज्यसभा, बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है ये, सेक्रेटरी जनरल राज्यसभा। श्री उत्पल कुमार सिंह, सेक्रेटरी जनरल लोकसभा। एंड चेयरमैन, कौन है चेयरमैन, किसके चेयरमैन है, कॉन्फ्रेंस ऑफ सेक्रेटरीज ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडीज इन इंडिया। तो अगर आपसे पूछा जाए कॉन्फ्रेंस ऑफ सेक्रेटरीज ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडीज इन इंडिया के चेयरमैन कौन होते हैं, तो वो होते हैं लोकसभा के सेक्रेटरी। नेक्स्ट चलते हैं अपन किस पे, डॉक्टर सीपी जोशी कौन है, स्पीकर है हमारी राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली के। श्री ओम बिरला, स्पीकर हैं किसके, लोकसभा के, और चेयरपर्सन किसके हैं, ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस। और कलराज मिश्रा हमारे ऑनरेबल गवर्नर हैं। और लीडर ऑफ अपोजिशन यहाँ लिखा हुआ था गुलाब चंद कटारिया साहब, उनको क्या कर दिया गया, असम का गवर्नर बना दिया गया, क्योंकि ये मामला जनवरी का है, उनको बनाया गया फरवरी में, तो ये नाम यहाँ से हटा दिया गया, ये मैंने हटाया है। अभी कौन बना दिया, डॉक्टर राजेंद्र राठौर, लीडर ऑफ अपोजिशन राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली। तो आपको ये रिपीट हो गया, नाम याद हो गए होंगे। अब हम चलते हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर। यहाँ पे एक और बात आप ध्यान रखें, लेटेस्ट 14 अगस्त, आज ही है 14 अगस्त। तो 14 अगस्त को क्या हुआ, पहली बार राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली में प्रेसिडेंट का भाषण हुआ। द्रौपदी मुर्मू साहब मैडम, फर्स्ट टाइम कोई प्रेसिडेंट राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली में आए और उन्होंने अपना अभिभाषण दिया। ये किस में पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं, कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री जो एसोसिएशन है उसका जो जयपुर कैडर है, राजस्थान सर्किल जो है, झालाना जो एरिया है जयपुर का, वहाँ इसका इंस्टीट्यूशन बना हुआ है, उसमें भी पार्टिसिपेट करेंगे। वहाँ प्राइम मिनिस्टर भी आ सकते हैं, अदर जो कंट्रीज हैं वहाँ के राष्ट्रपति भी आ सकते हैं, वहाँ के पीएम आ सकते हैं। बट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि 14 अगस्त को फर्स्ट टाइम राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने अपना भाषण दिया। तो ये भी आप ध्यान रखें। आज के दैनिक भास्कर में फ्रंट पेज पे ये न्यूज़ है। तो इसी दौरान कुछ बिल्स के बारे में बताया गया कि ये बिल्स सेशन आज स्टार्ट हुआ है तो इसमें पास किए जाएंगे, वो हम बाद में देख लेंगे। देखो इनसे रिलेटेड कोई भी अगर करंट अफेयर और आएगा
तो हम क्या करेंगे, लास्ट में एग्जाम से कुछ 4-5 दिन पहले पूरी लिस्ट बना देंगे, भाई हाँ ये कुछ बातें नई हुई हैं तो आप ध्यान रखें। अब हम करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रेजोल्यूशन अडॉप्टेड बाय स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली अंडर आर्टिकल 169 of the Constitution of India for the abolition of state legislative council is correct। इसमें 169 में क्या है, Parliament can abolish or create state legislative council on the resolution if passed by state legislative assembly by special majority। तो इसमें अगर देखें, it does impose on obligation of the governor to reserve the resolution, इस तरह की कोई बात वहाँ नहीं है। It does not impose the obligation on the union government to take action for initiating legislative in the parliament। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ये किसी तरह का ऑब्लिगेशन यूनियन गवर्नमेंट के ऊपर या पार्लियामेंट के ऊपर नहीं डालता कि वो इस रेजोल्यूशन के बाद वो बिल पास करे। According to the rules of procedure and conduct of business in Rajasthan Legislative Assembly, which of the following department estimate do not come under the control of Estimate Committee A? Estimate Committee A और B दो कमिटीज हमने देखी अभी, तो उसमें कुछ डिपार्टमेंट है ए के लिए जो डिमांड फॉर ग्रांट्स होती है बजट के दौरान, तो उन डिमांड्स को, उन एस्टिमेट्स को देखना, चेक करना, ये किसका काम होता है, एस्टिमेट कमेटी का। एस्टिमेट कमेटी में विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट कम अंडर, तो इसमें होम डिपार्टमेंट नहीं आता, बाकी सब एस्टिमेट कमेटी ए में आते हैं। बी सेकंड इज द आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग हैज हेल्ड द पोस्ट ऑफ प्रो टेम स्पीकर, स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ राजस्थान। तो यहाँ हमने पूनम चंद बिश्नोई को तीनों जगह पे देखा था, प्रो टेम पढ़ते भी, स्पीकर भी और डेप्यूटी स्पीकर भी। तो 1 इज द आंसर। Which of the following statement are correct in reference to the rules of procedure for motion for adjournment on a matter of public importance? अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए हाउस को एडजोन भी किया जा सकता है जो रेगुलर बिजनेस है, उसके लिए क्या प्रोविजंस हैं? स्पीकर की कंसेंट जरूरी है, बिल्कुल सही बात है। द मोशन शैल राइज ए क्वेश्चन ऑफ प्रिविलेज, ये बात गलत है क्योंकि इसमें एक अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस की बात है, यहाँ कोई प्रिविलेज का क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, ठीक है। सी द मोशन शेल बी रेस्ट्रिक्टेड टू ए स्पेसिफिक मैटर ऑफ रीसेंट अकरेंस, कोई अभी रीसेंट कोई हादसा, कुछ ऐसा मामला हुआ हो जिसे हाउस में उठाना बहुत ज़रूरी है, तो ये बात बिल्कुल सही है, सी इज करेक्ट। नॉट मोर देन वन सच मोशन शेल बी मेड एट द सेम सिटिंग, ये भी सही है। तो यहाँ आंसर क्या हो गया, ए सी डी, 3 इज द आंसर। Until the constitutional provision on a bill, recommendation of governor was required। Under the constitution provision on a bill, the recommendation of governor was required, but without recommendation of governor, it was introduced in the Rajasthan Legislative Assembly and passed by it and sent to the governor। इसका मतलब कुछ ऐसे बिल्स हैं जिनके लिए प्रायर रिकमेंडेशन रिक्वायर होती है गवर्नर की, बट ऐसा ना करके सीधा ही इंट्रोड्यूस कर दिया लेजिस्लेटिव असेंबली में और उसे पास कर दिया गया और उसके बाद गवर्नर के पास भेजा गया, तो गवर्नर के बाद उसके बाद क्या ऑप्शन होता है, वेयर एसेंट टू दैट एक्ट वॉज गिवन बाय द गवर्नर शेल नॉट बी इनवैलिड। ये बात सही है कि अगर गवर्नर उसके बाद भी उसमें एक्सेंट दे देते हैं तो फिर इनवैलिड नहीं होगा। द गवर्नर कैन रिफ्यूज टू एसेंट द गवर्नर ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन, तो ये पहला सही हो गया इसके लिए, ये बाकी विल सेंड बिल टू एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट ये सब नहीं है। उसके बाद अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग लेजिस्लेटिव हाउस कैन बी अबोलिश्ड, हम बार बार बात कर रहे हैं 169 में अबोलिश और क्रिएशन, तो किसके लिए, विधान परिषद के लिए। देन in the history of Rajasthan Legislative Assembly till 30th June 2016, how many times the confidence motion has been moved and discussed? तो उस समय तो इसका आंसर 3 था, मगर अभी 2020 के अंदर अगस्त में अशोक गहलोत साहब ने कॉन्फिडेंस मोशन फिर से मूव किया एक बार और उसे पास कर दिया, तो अभी इसका आंसर 4 हो जाएगा, ठीक है। उस समय ये 3 बार हुआ था। In the first general election to state legislation, State Assembly of Rajasthan, the political party which secured second highest number of the seat after Congress। तो हमने अभी सारी विधानसभा के बारे में डिटेल्स देखी, जिसके अंदर जो फर्स्ट विधानसभा थी उसमें रूलिंग पार्टी कांग्रेस, बट जो सेकंड नंबर पे थी वो थी RRP, राम राज्य परिषद, तो यहाँ पे आंसर हो गया 2। उसके बाद लिस्ट 1 में क्या है, फाइनेंस कमिटीज फॉर 2015-16, तो ये उस समय की फाइनेंस कमेटी हैं, जितनी भी ये जो कमिटीज़ की हमने बात करी उसके अंदर जो फाइनेंस है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी, एस्टिमेट कमेटी A, B, तो इनका टेन्योर होता है 1 साल का। तो अभी 2023 और 24 के लिए है,
उस हिसाब से देखते हैं इस क्वेश्चन को। कमिटी ऑन पब्लिक अकाउंट, तो इसके चेयरमैन कौन है? राजेंद्र राठौर। कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, इसके चेयरमैन कौन है? गोविंद सिंह डोटासरा। कमिटी ऑन एस्टीमेट ए, इसके हेड कौन है? राजेंद्र पारीख। कमिटी ऑन एस्टीमेट बी, इसके हेड कौन है? चेयरमैन कौन है? दयाराम परमार। तो इस तरह से आप नाम याद रखें, उस समय के ये चेयरमैन थे, तो ये क्वेश्चन आ गया। तो कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज जो मैंने बताई आपको, तो उनके बारे में थोड़ा ध्यान रखें आप, क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है। कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट फाइनेंशियल कमिटीज। फाइनेंशियल कमिटीज कितनी है? फिर से बता रहा हूँ, पब्लिक अकाउंट कमेटी, पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी, एस्टीमेट ए, एस्टीमेट बी, इनके चेयरमैन के बारे में याद रखें। इसके रिलेटेड क्या प्रोविजन है? देर आर 3 फाइनेंशियल कमिटीज, ठीक है। ईच कमिटी हैज 15 मेंबर, ओके। चेयरमैन ऑफ कमिटी आर अपॉइंटेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली स्पीकर, स्पीकर के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं चेयरमैन, और ये असेंबली को अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं। तो ये चारों सही है यहाँ पे, तो 4 इज द आंसर। तो आपने देख लिया, इस तरह से क्वेश्चन यहाँ बन सकते हैं। हमने काफ़ी डिटेल में इसको देख लिया। आप इसे बार बार रिवाइज करें, बहुत सारा इसके अंदर आपको याद करने की रिक्वायरमेंट है। तो नेक्स्ट क्लास में हम हाई कोर्ट के बारे में बात करेंगे। सो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग मी, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।